Welcome back everyone. In this video we are going to practice verb. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट्स हमने आपका पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट लिया है. जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका थर्ड पार्ट है और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का किंग होता है, राजा होता है एक तरीके से. अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट नहीं कर सकते हैं. तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पहले आपको ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उससे पहले भी हमने नाउन प्रोनाउन कर लिए हैं, उसको आप पहले देखिएगा फिर उसके बाद इसको देखिएगा. लेकिन ये ध्यान रखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का किंग होता है, राजा होता है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है. और इसको सीखने से पहले आपको नाउन और प्रोनाउन के वीडियो देखने पड़ेंगे. तो पहले आप उसे देखिएगा. पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच का देखना है, फिर नाउन का, प्रोनाउन का, उसके बाद आपको वर्ब का वीडियो देखना है. तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है, लेकिन हमारे वीडियो का ये पार्ट 4 है. हमने जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच दिया है वो आपके लिए पार्ट 1 है. नाउन का पार्ट 2 है, प्रोनाउन का 3rd है और आपका जो वर्ब है वो है वीडियो के अकॉर्डिंग पार्ट 4 है. ध्यान रखिए, वीडियो के अकॉर्डिंग पार्ट 4 है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये आपका पार्ट 3 है. ध्यान रखिए इस चीज़ को. तो आइए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो वर्ब है वो किस तरीके से राजा है, किस तरीके से मतलब इंग्लिश के लिए राजा है, किंग है, वो जानेंगे. तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या चीज़ है पहले तो ये जान लीजिए. ये जानना बहुत जरूरी कि वर्ब होता क्या है. तो डेफिनेशन है इसकी, अ वर्ब इज अ वर्ड that describes an action, state or occurrence in a sentence. occurrence in a sentence. तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है क्रिया. एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में क्रिया स्थिति, किसको? क्रिया. एक्शन मतलब क्रिया. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है स्थिति. अगर आप स्टेट भी कहते हैं तो उसका मतलब भी स्थिति होता है, अवस्था होता है. ओके. और आपका जो यहाँ पे ऑस्करेंस है, ऑस्करेंस वर्ड का मतलब होता है घटना. ऑस्करेंस वर्ड का मतलब होता है घटना का वर्णन. वर्णन का मतलब होता है बताना, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब का पर्टिकुलर हिंदी मतलब है वर्णन. तो यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन था वर्ब का. एक बार और रिपीट करेंगे. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग्स और ऑस्करेंस इन अ सेंटेंस. क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में किसी क्रिया, स्थिति या घटना का वर्णन करता है. अब हम इसको डीपली थोड़ा समझेंगे कि एक्शन क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है और ऑस्करेंस क्या चीज होता है. तो देख लीजिए, एक्शन, अगर हमें पता करना है कि एक्शन क्या चीज होता है तो उसको हमें पता किस तरीके से करना है ये जानेंगे. तो जैसे कि हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिया है, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल. बिल्ली मेज पर कूद गई. मतलब जो बिल्ली कूदी है, जंप हुई है, वो आपका क्या है? एक्शन है, क्रिया हो रही है, वहां पे काम हो रहा है. वहां पे जंपिंग, सिंगिंग, कुकिंग, किकिंग, डांसिंग, ये सभी आपकी क्या हो जाती है? एक्शन के अंदर आ जाता है. जो कि आपका एक्शन है उसके अंदर सारे, या कह लें कि जिसमें भी आईएनजी की फॉर्म लग जाती है, आईएनजी वाले वर्ड होते हैं, वो सारे आपके एक्शन के अंदर आते हैं. जिसमें क्रिया हो रहा होता है उसके अंदर आते हैं. अब बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग क्या चीज है? तो सेंटेंस एक छोटा सा, आई हैव द सेम राइट टू एग्जिट एज यू. इसका मतलब क्या है? मुझे भी आपके समान ही अस्तित्व का अधिकार है. मुझे भी आपके समान ही अस्तित्व का अधिकार है. मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सभी को एक समान वर्ग में रखना चाहिए. किसी का मतलब ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए. इस स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये होता है यहाँ पे. मतलब किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सभी को समान अधिकार देना चाहिए. तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग. आइए अब बात करते हैं ऑस्करेंस. ऑस्करेंस क्या चीज होती है? तो बनानास रिपीट रिपनेट ओवरनाइट. केले रात भर में पक गए. द बनानास रिप्ड ओवरनाइट. केले रात भर में पक गए. तो उस जगह पे आपको क्या यूज करना होता है? ऑस्करेंस. ऑस्करेंस का मीनिंग ये हो जाता है. अब बात करते हैं, हमने बात कर ली व्हाट इज अ वर्ब, कि वर्ब क्या चीज होता है, उसकी एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और ऑस्करेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया. अब बात करेंगे टाइप ऑफ वर्ब. टाइप्स ऑफ वर्ब वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम आज के वीडियो में सिर्फ हम मेन जो होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब. जो मेन वर्ब होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो जैसे कि पहला हो गया आपका मेन वर्ब. मेन वर्ब की हिंदी हो जाती है मुख्य क्रिया. अब मेन वर्ब में क्या क्या चीजें आती है? कॉल, सिट, वर्क, राइट. ये सारे क्या है? एक्शन हो रहे हैं.
कॉल का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। सिट का मतलब होता है बैठना, वर्क का मतलब होता है काम करना, राइट का मतलब लिखना। तो ये सारे काम हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, कॉल, सिट, वर्क, राइट, ये आपके हैं एक्शन वर्ड। सेकेंड है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मदद के बारे में है, कि मतलब यहाँ पे किसी भी चीज के लिए मदद की बात की गई होगी, तभी हेल्पिंग वर्ब है। इसका हिंदी मतलब हो जाता है सहायक क्रिया। क्या हो जाता है? सहायक क्रिया। एग्जाम्पल है जैसे कि बी, कैन, कुड, डू, मे। इसका हिंदी मतलब हो जाता है, बी का मतलब होता है होना, कैन का मतलब होता है सकना, कुड का मतलब हो जाता है सकता, डू का मतलब होना, सॉरी डू का मतलब होना नहीं होता, डू का मतलब करना, मे का मतलब है आज्ञा लेना या किसी की आज्ञा का पालन करना। अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो उसको आपको आज्ञा पालन करने के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, बी, कैन, कुड, डू, मे। इसके अलावा भी वर्ड आते हैं बट हमने इतने ही लिए, आप और भी ले सकते हैं। थर्ड है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब की हिंदी हो जाती है सकर्मक क्रिया, जो कि होता है राइट्स, रीड्स, सिंग्स, लव्स। मतलब ये एक तरीके से आपकी प्लूरल फॉर्म में रहने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था मेन वर्ब में राइट, तो हमने सिंगुलर फॉर्म में लिया था, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिया था। लेकिन हमने जो आपका ट्रांसिटिव में लिया वो हमने राइट्स लिया है, तो मतलब हमने प्लूरल फॉर्म में ले लिया है। और रीड्स प्लूरल फॉर्म में है, सिंग्स प्लूरल फॉर्म में है, लव, लव भी आपका ये सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता, लव ओनली लव रहता है, क्योंकि इसका कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं रहता है। फोर्थ है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है? तो इंट्रांसिटिव वर्ब की हिंदी हो जाती है अकर्मक क्रिया। ध्यान रखिए, ट्रांसिटिव वर्ब की सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब की अकर्मक क्रिया। अब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं डाई, क्राई, फ्लाई, फ्लोट। तो ये भी एक तरीके से आपके एक्शन वर्ड है, बट ये आपके सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिसके आपके एग्जाम्पल देख ही पा रहे होंगे। तो हमने जान लिया है कि व्हाट इज अ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब क्या चीज होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्ब क्या होता है और टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होता है, तो हमने पढ़ लिया। आइए अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या चीज होता है, इसी से रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे और इसी से रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट करते कैसे हैं वो जानेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब से रिलेटेड इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस क्रिएट करेंगे, तो कंटिन्यू बने। आइए स्टूडेंट, तो बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब का मतलब हो जाता है मुख्य क्रिया। क्या मतलब है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की आपकी डेफिनेशन है, अ मेन वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेस द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका, मुख्य क्रिया वह क्रिया है, मुख्य क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में विषय की मुख्य क्रिया, मतलब विषय की मेन क्रिया या स्थिति को व्यक्त करती है। जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं आप लोग, राइट, ईट, कम, गो, रन, ये सारे क्या है आपके मेन वर्ब के अंदर आते हैं। तो इन्हीं से रिलेट करके हमने कुछ सेंटेंस बनाए, आइए देख लेते हैं। तो मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है, तो इसमें आपका मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? राइटिंग। मोहन क्या काम कर रहा है? मोहन लिखने का काम कर रहा है, तो मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। तो यहाँ पे आपका ये लिखना या लिख मुख्य क्रिया के अंदर आता है। तो मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। नेक्स्ट है आपका यू आर ईटिंग द फूड, तुम खाना खा रहे हो। तुम जो यू आर ईटिंग, यहाँ पे क्या काम क्या हो रहा है? ईटिंग। ईटिंग मतलब खाना खाने का जो है काम हो रहा है एक तरीके से, वो भी एक तरीके का आपका वर्ब होता है। खाना खाना भी एक तरीके का एक्शन होता है, क्रिया होता है। तो यहाँ पे वो जो ईटिंग है वो आपका मेन वर्ब है। ध्यान रखिए, जो ईटिंग है वो आपका मेन वर्ब है। हिंदी में बोलेंगे तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग द फूड, तुम खाना खा रहे हो। थर्ड है आपका आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है या मेन वर्ब क्या है? तो जो आपका कमिंग है, कमिंग मतलब आना, आना भी एक तरीके की क्रिया है। सामने कोई आ रहा है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, किसी के सामने कोई आ रहा है। तो ये था आपका कमिंग, जो कि आता है आपका मेन वर्ब के अंदर। फोर्थ सेंटेंस है आपका आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब है आपका गो। गो जाना, जाना भी एक तरीके की क्रिया है।
जाना भी एक तरीके की क्रिया है, ध्यान रखिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जाता क्या है आपका मेन मुख्य क्रिया के अंदर अंतर्गत आता है। फिफ्थ है आपका आई एम रनिंग, मैं दौड़ता हूँ। तो इसमें आपका मेन वर्ब क्या है, रनिंग। रनिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ता हूँ। दौड़ना आपकी मुख्य क्रिया हो जाता है, दौड़ना आपकी मुख्य क्रिया के अंदर आता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। हमने इसमें डेफिनेशन करे, एग्जाम्पल करे हैं, और उनको एग्जाम्पल से रिलेट करके सेंटेंस क्रिएट करें, और उसमें आपको फाइंड कैसे करना है ये भी हमने कर लिया। क्या ध्यान रखना है वो भी आपको बता दिया। तो आई होप आपको मेन वर्ब की सारी क्लियरिटी मिल गई होगी। आइए स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या ध्यान रखना है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके सेंटेंस क्या होते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं आपका वर्ब का सेकंड पार्ट क्या है या सेकंड टाइप क्या है। तो सेकंड टाइप है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हो जाती है सहायक क्रिया। क्या हो जाती है, सहायक क्रिया। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब मूड टेंस एंड वॉइस। किसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है, मूड को, टेंस को और वॉइस को। हिंदी मतलब देखेंगे एक क्रिया जो मुख्य क्रिया के भाव, काल या स्वर, भाव मतलब होता है मूड, टेंस का मतलब होता है काल और वॉइस का मतलब होता है स्वर, को व्यक्त करने में सहायता के लिए किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि डू का मतलब होता है डस, डू का मतलब करना, डस का मतलब करता, इसका मतलब है, एम का मतलब है, आर का मतलब है, वॉस था, वेयर थे, विल इच्छा या गा के लिए, हैड था, हैव पास होना या हैज है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, डू, डज, इज, एम, आर, वॉस, वर, विल, हैड, हैव, हैज। ये किसके एग्जाम्पल है, हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए। तो हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल को यूज करके हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब किसके लिए यूज होता है, मेन वर्ब को सहायक करता है। किसको, मेन वर्ब के लिए हेल्प करता है। पहले तो मेन वर्ब आपको पता ही है क्या क्या चीज होती है, जैसे कि लुकिंग, ईटिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें आपकी हैं मेन वर्ब के अंदर आते हैं। मेन वर्ब के एग्जाम्पल है ये। तो मेन वर्ब को हेल्प करता है ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के आपने एग्जाम्पल देख लिया। तो आइए सेंटेंस करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फर्स्ट है आपका यू आर लुकिंग हैप्पी, आप खुश दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका लुकिंग है वो आपका मेन वर्ब है। एम है, आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो लुकिंग को वो हेल्प कर रहा है, ध्यान रखिए। लुकिंग को आर जो है वो हेल्प कर रहा है। सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए लुकिंग के साथ आर को लगाया जा रहा है। तो यू आर लुकिंग हैप्पी, आप खुश दिख रहे हैं। ध्यान रखिए, लुकिंग आपका मेन वर्ब है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को हेल्प कर रहा है और मेन वर्ब को भी हेल्प कर रहा है। आपका जो यहाँ पे आर वर्ड दे रखा है वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को। तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस। सेकेंड है आपका आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे जो डू है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और वो किसको हेल्प करना है, नो को। नो भी एक तरीके का आपका मेन वर्ब है। ओके, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। थर्ड सेंटेंस है आपका आई हैव ईटिंग, मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पे ईटिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। हैव है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ईटिंग को हेल्प कर रहा है आपका हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ईटिंग को हेल्प कर रहा है। तो आई हैव ईटिंग, मैंने खाना खा लिया। आई हैव ईटिंग, मैंने खाना खा लिया। फोर्थ सेंटेंस है आपका आई हैव टू राइट। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। तो यहाँ पे राइट जो है वो आपका मेन वर्ब है, हैव वो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो राइट को हेल्प कर रहा है आपका हैव। अगर राइट के साथ हैव को नहीं लगाएंगे तो आपका प्रॉपर सेंटेंस नहीं रहेगा, वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, राइट है आपका मेन वर्ब और हैव है आपका हेल्पिंग वर्ब। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। तो राइट के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब है हैव। इस चीज को आपको फाइंड करना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस यू शुड हैव डांस, तुम्हें नाचना चाहिए था। तो यहाँ पे डांस आपका क्या है, मेन वर्ब है, क्रिया है। ध्यान रखिए, जो डांस है वो आपका मेन वर्ब मतलब क्रिया है, और शुड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड हैव डांस, तुम्हें नाचना चाहिए था। सेंटेंस आपका पास्ट के लिए, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। यू शुड हैव डांस, तुम्हें नाचना चाहिए था।
तो डांस का हेल्पिंग वर्ब है शुड। तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन की, एग्जांपल के, सेंटेंस किए। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका रहने वाला है ट्रांसिटिव वर्ब। 4 टाइप्स ऑफ आपके वर्ब जो है वो 4 तरीके के हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो अब हमारा नेक्स्ट रहने वाला है ट्रांसिटिव वर्ब। तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। आइए स्टूडेंट्स तो बात करते हैं वर्ब का थर्ड पार्ट है जो कि है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब क्या रिसीव करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। हिंदी मतलब है जिसे क्रिया की क्रिया प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता होती है। जिसे क्रिया की क्रिया प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता होती है। तो ये है तुम्हारी ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन। आइए इसके एग्जांपल है राइट्स, रीड्स, सिंग, लव। एक तरीके से ये आपके एक्शन वर्ड है जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में आपने देखे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में नहीं होते, मेन वर्ब में होते, ध्यान रखिए। फर्स्ट सेंटेंस इसका, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन ने पत्र लिखा। तो मोहन राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे आपका ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? राइट्स है। नेक्स्ट है आपका सोहन रीड्स अ बुक। सोहन किताब पढ़ता है। तो इसका जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वो होता है रीड्स। सोहन किताब पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब में आपको ध्यान क्या चीज रखना है? यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात होती है, तो उसको कैसे आपको ध्यान रखना है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। कभी कभी वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा वस्तु ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट हो जाता है और कोई सामान हो या कोई वस्तु हो वो भी आपकी ऑब्जेक्टिव हो जाती है। व्यक्ति को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा जाता है, व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारा व्यक्ति है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो देख लीजिए इसके सेंटेंस है, जैसे कि मिस्टर शर्मा टीच अस हिंदी। तो श्रीमान शर्मा हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट को क्या कैसे रखा गया है? मिस्टर शर्मा ये आपके इनडायरेक्ट है और टीच अस हिंदी तो ये आपका डायरेक्ट है। अस हिंदी, मिस्टर शर्मा आपकी इनडायरेक्ट है और अस हिंदी आपका डायरेक्ट है। सेकंड है आपका आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। मैंने उससे एक सवाल पूछा। तो यहाँ पे जो आस्क्ड है, आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चन मतलब जवाब देना। तो यहाँ पे आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, मैंने उससे एक सवाल पूछा। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका क्वेश्चन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका आई। आई क्या है? आपका एक व्यक्ति है जो कि इनडायरेक्ट में आ रहा है और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, मैंने उससे एक सवाल पूछा जो कि मैंने डायरेक्टली पूछ लिया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, आइए ध्यान देते हैं। क्या चीज ध्यान रखनी, आइए देखते हैं। नोट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, ध्यान रखिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, जैसे कि मिस्टर शर्मा हमने पहले लिया था तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पहले आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे कि हिंदी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन हमने उसे बाद में लिया है। तो मिस्टर शर्मा आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस हिंदी वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि बाद में लिया जाता है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए, अगर किसी सिचुएशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो उसमें क्या करना पड़ेगा? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे कि शी गेव अ बुक टू मी, तो ये बुक क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने जो बुक था उसको हमने पहले रख दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले रख दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बाद में रख दिया, इसलिए हमने यहाँ पे टू का यूज किया। तो शी गेव अ बुक टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। शी गेव अ बुक टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। तो ये था आपका ट्रांसिटिव वर्ब जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए। 2 तरीके के आपको इसमें नोट ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से यूज करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार और बात कर लेते हैं। जो डायरेक्ट होता है वो आपका वस्तु होता है, इनडायरेक्ट जो होता है वो आपका व्यक्ति होता है।
और जो यहाँ पे डायरेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको बाद में रखना है तो टू या फोर का उपयोग अनिवार्य है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांसिटिव वर्ब समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके सेंटेंस क्या होंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं। वर्ब का टाइप आपका फोर टाइप्स क्या है आपका वर्ब का, तो वो है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब जिसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, इसकी डेफिनेशन है आपकी अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं रहती। इनडायरेक्ट वर्ब में अगर हमें इनडायरेक्ट वर्ब के सेंटेंस क्रिएट करने हैं तो उसमें किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती, किसी भी तरीके के सामान की जरूरत नहीं रहती। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से नहीं रहती। एक क्रिया जिसके लिए प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अगर हमारा किसी में क्रिया हो रही है तो उसमें जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु की आवश्यकता हो, और जब वस्तु की आवश्यकता नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर चला जाता है। जैसे कि आइए देख लेते हैं। बार्क्स, भौंकने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंग्स, गाना गाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। फ्लाई, उड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से है बार्क, सिंग, फ्लाई, राइट्स, लिखना। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, एक बार देखिए। द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन भौंकने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए वो फिजिकल है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हुई है यहाँ पे। द डॉग्स बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। सेकंड है रोहन राइट्स, रोहन लिखता है। रोहन लिखता है, लिखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। पेन है लेकिन उसको जो हम लिख रहे हैं उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सीता सिंग्स, सीता गाती है, गाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, किसी सामान की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे था ये इस तरीके के एग्जाम्पल थे जो कि आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर। अब इंट्रांसिटिव वर्ब में आपको ध्यान क्या रखना है, नोट क्या रखना है कि आपको इसमें क्या सावधानी रखनी है। वर्ब में क्या या किसको लगाने के उत्तर में यदि कुछ ना मिले तो क्रिया इंट्रांसिटिव हो जाती है। ध्यान रखो, दोबारा से पढ़ते हैं। वर्ब में क्या या किसको लगाने के उत्तर में यदि कुछ ना मिले, मतलब कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर आ जाता है। तो ये था आज का वर्ब, जो कि हमने वर्ब की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वर्ब, और ये टोटल 4 तरीके के वर्ब थे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, हमने सभी तरीके के वर्ब को कर लिया है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग, जिसे हमने शुरुआत में कहा था कि इंग्लिश फ्लुएंट करने के लिए किंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग है। तो हमने ये किंग को कंप्लीट कर लिया है, और पूरा टोटली कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वर्ब समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पार्ट 4। एक बार और कंफर्म करेंगे, ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 3 है। मतलब हमने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, वर्ब कर लिया। अब हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो एडवर्ब पे रहेगा। तो पहले अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी क्लियरिटी चाहिए तो आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखना पड़ेगा, फिर नाउन का, फिर प्रोनाउन का, फिर वर्ब का, और अब जो आएगा वो होगा एडवर्ब के ऊपर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। और आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। अगर आपको विजिट करने में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है कि आप लोग हमारे चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम विजिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली हमारा जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वो सबसे पहले आपके फ़ोन में आएगा। उसको आपके फ़ोन में आने के लिए आपको यही करना है कि आपको बेल आइकन प्रेस करना है, अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आप तक आए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा एडवर्ब के ऊपर। स्टेप वाइज स्टेप आप वीडियो देखेंगे, बीच से नहीं देखना। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस टाइप से वीडियो देखिएगा। बीच से नहीं देखना, नहीं तो आपकी इंग्लिश है वो फ्लुएंट नहीं हो पाएगी, वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ ना हो उसके लिए आपको स्टार्टिंग और स्टेप वाइज देखते रहना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।